हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीबी कॉलेज, रामगढ़। आज पुनः इतिहास के छात्रों के लिए मैं अपना व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है इंग्लैंड में ट्यूडर काल में संसद का विकास, जो बीए पार्ट 1 पेपर 2 के लिए प्रस्तुत है। आइए सबसे पहले इस शीर्षक के परिचय के विषय में कुछ जानें। 1455 ईस्वी में जिस समय इंग्लैंड में हेनरी षष्ठम राज्य कर रहा था, लंकास्टर एवं यॉर्क वंशों के मध्य इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार करने हेतु युद्ध प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार करने हेतु युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे गुलाब के फूलों का युद्ध, वॉर ऑफ रोजेस, कहा जाता है। यॉर्क वंश ने 1471 ईस्वी में लंकास्टर वंशीय शासक हेनरी षष्ठम तथा उसके पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स को ड्यूक्सबरी के युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी एवं इंग्लैंड के राज सिंहासन पर अधिकार किया। लंकास्टर वंशीय व्यक्ति या तो इस युद्ध में मारे गए या इंग्लैंड छोड़कर भागने पर विवश हुए। यॉर्क वंश का संस्थापक एडवर्ड चतुर्थ था, जिसने 1471 ईस्वी से लेकर के 1483 ईस्वी तक इंग्लैंड पर राज्य किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र एडवर्ड पंचम इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा। शीघ्र ही एडवर्ड पंचम के चाचा रिचर्ड ने उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं इंग्लैंड का राजा बन गया। रिचर्ड ने अत्यंत क्रूरतापूर्वक इंग्लैंड में शासन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की जनता यॉर्क वंश के विरुद्ध हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लंकास्टर वंशीय हेनरी ट्यूडर ने 1485 ईस्वी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया तथा 21 अगस्त 1485, याद करेंगे, 21 अगस्त 1485 को बोसवर्थ के युद्ध, बैटल ऑफ बोसवर्थ में रिचर्ड को परास्त कर उसकी हत्या करने में सफल हुए। इस प्रकार 30 वर्षीय गुलाब के फूलों के युद्ध, वॉर ऑफ रोजेस की समाप्ति हुई तथा इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। आगे देखेंगे ट्यूडर कालीन संसद की प्रकृति। इसके पहले हम सभी जानेंगे कि 1485 ईस्वी में ट्यूडर वंश की स्थापना के साथ ही इंग्लैंड में मध्य युग की समाप्ति एवं अर्वाचीन युग का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 1485 ईस्वी में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई और ट्यूडर वंश का प्रथम शासक हेनरी सेवेंथ था, हेनरी सप्तम। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्यूडर कालीन संसद की प्रकृति। स्टब्स ने बतलाया है कि यह एक विनीत निकाय थी, अर्थात ट्यूडर कालीन संसद जो थी यह एक विनीत निकाय थी, नई राजसत्ता जिसकी नींव हेनरी सप्तम ने डाली थी। पार्लियामेंट के अधिकारों का अपहरण कर सकती थी, क्योंकि इस समय देश में शांति, सुव्यवस्था एवं एक मजबूत सरकार की नितांत आवश्यकता थी। लोग राजाओं की निरंकुशता को सहन करने को तैयार थे। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया कि संसद राजा की इच्छाओं का सत्कार करे। किंतु इतना तो सत्य अवश्य है कि ट्यूडर राजाओं का यह प्रयत्न अवश्य रहा कि उनका सब काम संसद के द्वारा ही हो और पार्लियामेंट ज्यों की त्यों बनी रहे। उसके वैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया गया। हेनरी सप्तम के राज्यारोहण के समय संसद काफी कमजोर थी। वजह यह थी कि अपनी असफलताओं के कारण यह लंकास्टर काल में अपनी ख्याति खो चुकी थी। गुलाबों की लड़ाई 1485 के आसपास में, जिससे लॉर्ड सभा कमजोर हो गई थी। वयस्क मताधिकार सीमित होने के कारण लोकसभा
भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। संसद की उन्नति एवं विकास का पूरा श्रेय ट्यूडर के राजाओं को जाता है। अगला पॉइंट जो है हम देख सकते हैं, इन राजाओं ने फिर से उसे जिंदा किया। जनता से संबंध स्थापित करने या लोकप्रियता बढ़ाने का एकमात्र साधन यही था कि वे संसद के महत्व को समझे एवं उनकी इच्छाओं की कद्र करें। संसद के दोनों सदनों में कुलीनों या रईसों की संख्या बहुत कम थी। वे राजा की जी-हुजूरी में लगे रहते थे। इस तरह के विनीत रईसों के पास ट्यूडर राजाओं के लिए सौभाग्य को विनीत बनाना था। पर स्टब्स एक इतिहासकार हैं, उनका यह विचार है कि ट्यूडर कालीन संसद विनीत थी, उपयुक्त नहीं जचता। संसद समय समय पर राजा की नीति का विरोध करती थी। संसद जो थी समय समय पर राजा की नीति का विरोध करती थी। यह सच है कि ट्यूडर राजा निरंकुश थे, उनके पास जन विद्रोह दबाने का सामान जैसा गोला बारूद इत्यादि काफी था। फिर भी संसद की बराबर यह कोशिश बनी रही कि इंग्लैंड एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाया जाए। संसद राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। संसद राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। जब रोम के पोप के खिलाफ आंदोलन चला तो संसद ने इसके लिए विद्रोह नहीं किया, क्योंकि उससे राष्ट्र की प्रगति समझी जाती थी। देश के पोप के नियंत्रण से मुक्ति दिलाने का यह संग्राम था। दूसरी बात यह भी थी कि इस सदी में जो कुछ भी कमजोरियां रह गई थी और जो कुछ भी मौका संसद को प्राप्त हुआ, उससे अपने भविष्य के लिए कुछ शक्ति संचय आवश्यक था। इसी आधार पर 17वीं सदी में उसने राजा को अपने अधिकारों के लिए वैधानिक युद्ध किया। आइए हम आगे देखते हैं किस प्रकार से संसद के कुछ प्रमुख अधिकार थे। मोटे रूप से संसद के कुछ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित थे, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, राजा के पास पहुंचने की स्वतंत्रता। संसद के अधिकारों पर संसद के प्रमुख अधिकार पहला। दूसरा, बोलने की स्वतंत्रता। तीसरा, कैद न होने की स्वतंत्रता। चौथा, चुनाव के नतीजे और चुनाव संबंधी झगड़ों का फैसला। पांचवा, सजा से संबंधित फैसला, अर्थात अपने सदस्यों को सजा देना, निकाल बाहर करना इत्यादि। छठा, वित्त बिल प्रस्तावित करना। ये कुछ संसद के महत्वपूर्ण अधिकार थे। अलबत्ता एलिजाबेथ ने इस अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। फिर भी कुछ अधिकार ऐसे थे जिनमें राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संसद चाहती थी कि वाद विवाद निरापद हो तथा उसके मंत्री कोई हस्तक्षेप न करे। जब वुलजे ने एक कानून के ऊपर विवाद होते समय उपस्थित रहना चाहा तो संसद ने उसकी उपस्थिति में कार्य करने से इनकार कर दिया। जब राजा ने सर थॉमस मूर के विरुद्ध बिल ऑफ अटेंडर पास कराना चाहा तो संसद ने उसकी स्वीकृति न दी। मेरी ने इस बात पर आग्रह किया कि मठों की संपत्ति लौटा दी जाए, मगर संसद ने इसे स्वीकार न किया। एलिजाबेथ के समय वाद विवाद की स्वतंत्रता पर गंभीर झगड़ा हुआ, क्योंकि रानी नहीं चाहती थी कि संसद उसके विवाह, धर्म या बाह्य नीति संबंधी विषयों पर विवाद करे। पर उसके शासनकाल में ही संसद ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया और रानी इसे रोक न सकी। आगे देखते हैं संसद की शक्ति या अधिकारों के विकास के कारण। पहला, धर्म सुधार द्वारा लोगों में बौद्धिक जागृति तथा चेतना। दूसरा, नवीन चेतना तथा ज्ञान के पुनरुत्थान से मानसिक विकास। तीसरा, मध्यम वर्ग का विकास व उसके अपने अधिकारों के प्रति सजगता। चौथा, विदेशी आक्रमणों से भय की अनुपस्थिति, यानी निडर होकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा।
विदेशी आक्रमणों से भय की अनुपस्थिति और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा। ये हो गए संसद के की शक्ति या उसके अधिकारों के विकास के कारण। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं ट्यूडर संसद संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि टॉन्सवेल लॉज हेड के अनुसार ट्यूडर शासनकाल में कोई खास वैधानिक प्रगति नहीं हुई, किंतु पोलार्ड का कथन है कि उस समय काफी वैधानिक प्रगति हुई। टॉमस स्मिथ के अनुसार इस जमाने में संसद विधान का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। संसद में युद्ध वृत्ति आ गई थी। उसने वुल्जे के बलात् दान तथा एलिजाबेथ के एकाधिकार विक्रय तथा धार्मिक प्रश्नों का काफी विरोध किया था, किंतु यह सत्य है कि जनता ही संसद राजा को तंग करती थी, उतना ही राजा भी उसे तंग करता था। समय समय पर राजा वैधानिक तरीके से और अपनी ताकत के आधार पर उसे अपने अधीन कर लेता था। स्वतंत्र चुनाव रहने के बावजूद भी स्पीकर को चुनने का अधिकार केवल राजा को ही होता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि राजा को नए नए बरोज बनाने का अधिकार था और इस तरह अपने आदमियों से संसद को भर देता था। संसद को कर लगाने का अधिकार था। ट्यूडरों ने संसद के अधिकार का कभी विरोध नहीं किया, पर चालाक तो वे ही थे। उन्होंने अन्य साधनों को अपनाकर धन बटोरा। तीसरा पॉइंट में है इंपॉर्टेंट, संसद के बिना कोई कानून नहीं बन सकता था। ट्यूडर शासक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला सके, किंतु राजा को भी आदेश और घोषणा निकालने का अधिकार था। घोषणाओं का महत्व स्टैट्यूट्स की तरह ही होता था, पर राजा की घोषणा इंग्लैंड के कॉमन लॉ के विरुद्ध नहीं हो सकती थी। इस प्रकार प्रजा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई। अगला पॉइंट है ट्यूडर संसद संबंधित बातें में मंत्रीगण राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। ट्यूडर जमाने के मंत्रीगण जो होते थे राजा के प्रति काफी उत्तरदायी होते थे। हेनरी सप्तम ने क्रॉमवेल, वुल्जे, एम्पसन और डडले को कड़ी सजा दी थी। एलिजाबेथ ने भी ऐसा ही किया। राजा ही शासन विधान का मुखिया होता था। राजा के मंत्री पर संसद का कोई अधिकार नहीं होता था। अंत में हम एडम्स के शब्दों में यह कह सकते हैं कि राजा संसद को शक्ति का अंतिम स्रोत मानते हुए उसकी ओर मुखातिब होता था। धन्यवाद।